अढ़ाई का अड्डा में आज बात मदरसों की। मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में बड़ी साजिश के दावे के बाद हड़कंप है। दावा ये कि मुरैना के इस्लामपुरा, जौहरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ समेत कई जगह मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी की जा रही है। इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची है। मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लिया। तुरंत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश से ये शिकायत प्राप्त हुई है कि हिंदू बच्चों को मदरसों में एनरोल किया गया है और इन मदरसों को सरकार द्वारा ग्रांट भी दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन बच्चों को वहां पे कुरान पढ़ाई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यहाँ संभावना है कि हिंदू बच्चों का इस्लाम में धर्मांतरण किया जा रहा है। हमने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके उनसे एक रिपोर्ट आहूत की। और मामला सामने आने के बाद सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि मदरसे में अगर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, डीईओ और तमाम अधिकारी क्या कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटकर वोट लेने का काम कर रही है और बीजेपी कह रही है कि जबरन मदरसे में दूसरे धर्म का ज्ञान देना गलत है। ऐसे मदरसों पर ताले लगेंगे, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मदरसे के हिसाब से अगर कोई पढ़ाई हो रही है उसमें हिंदू बच्चे हैं तो ये शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? ये सरकार तरह तरह के कानून बनाती है। लव जिहाद पे कानून बना रही है, दूसरा धर्मांतरण पे बना रही है। तो ये मुरैना में अगर 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कर क्या कर रहा है शिक्षा विभाग? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, केवल मीडिया के अंदर बात करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। हिंदू संगठन तरह तरह की बातें उठा रहे, अब एक्शन के रिएक्शन हो रहे हैं। ये न्याय उचित नहीं है और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थितियां और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है। और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। और इस मामले को लेकर महामंडलेश्वर अनिल आनंद ने कहा है कि आखिर ये हिंदू के पीछे क्यों पड़े, बिना अनुमति के बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अभी भी सावधान हो जाएं, बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण की कोशिश ना करें। फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये हिंदुओं के पीछे पड़े क्यों हैं, उन बच्चों को वहाँ पढ़ा क्यों रहे हैं बगैर अनुमति के। क्या शासन से अनुमति ली, क्या उनके पेरेंट्स से अनुमति ली, क्या हिंदू समाज से अनुमति ली? और दूसरी बात ये है कि जब वो जिस समाज के बच्चे हैं वो उस धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, वो दूसरे धर्म ग्रंथ को क्यों पढ़ेंगे? उनको कुरान पढ़ाकर मजबूरी उनका मतांतरण करा के और फिर धर्मांतरण कराने की कोशिश ये पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में अभी भी चल रही है। ये लोग अभी भी सावधान हो जाएं, इस प्रकार से बच्चों का माइंड वॉश करके उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश ना करें। तो धर्मांतरण को लेकर ये तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। ना सिर्फ आरोप लगे हैं बल्कि जो मानवाधिकार आयोग है उसका कहना ये है, प्रियंक कानूनगो जो हैं उनके पास ऐसी शिकायत पहुंची और उनने फिर सरकार से और सचिव से इस बारे में पूछा है। थोड़ा सा और याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा कि 2024 तक यही जो प्रियंक कानूनगो हैं ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अगुवाई भी करते रहे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे तारुफ करवा देते हैं अजय धवले साहब बीजेपी की तरफ से। धवले साहब का बहुत स्वागत है। शेख जहीरुद्दीन, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जहीरुद्दीन साहब का भी बहुत स्वागत। अवधेश पुरी जी, आप हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अजय धवले साहब आपके पास ही, चूंकि मामला आपसे सरकार से भी चूंकि इसमें सवाल पूछा गया, आपका रिएक्शन। जी देखिए ललित जी, मूल रूप से जब ये विषय संज्ञान में आया, एनएचआरसी के पास एक कंप्लेंट पहुंचती है। हम इसके कंटेक्स्ट में जाते कि एनएचआरसी के पास शिकायत पहुंची, एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के कुल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा और एक विस्तृत जानकारी मांगी। मध्य प्रदेश सरकार का इस पर क्या पक्ष रहेगा कि वहां के जो स्थानीय कलेक्टर्स हैं हमारे और वहां के जिला शिक्षा अधिकारी है, एक विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी और इस प्रकार का यदि किसी हम कहेंगे कि दूषित मंशा के साथ में यदि वहां मदरसों में इस प्रकार से एडमिशंस देके एनरोलमेंट करा के धर्म विशेष की
टीचिंग को इम्पार्ट करने का काम यदि किया जाएगा तो मध्य प्रदेश सरकार उचित कार्रवाई करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विषय को समग्रता के साथ समझिए कि हम बार बार जब कहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में इस प्रकार से धर्मांतरण के विषय चल रहे हैं या अन्य धर्मों की शिक्षा को थोपा जा रहा है, तो मूल रूप से सरकार का ये जो प्राथमिक दायित्व है कि पहले प्रथम इसकी जानकारी इकट्ठा की जाए, और अगर तो ऐसे कोई 16 अगस्त को ऑलरेडी 16 या 17 अगस्त को इस बारे में आदेश दे दिए गए हैं कि आपको बहुत मॉनिटर करना है मदरसों को, दो फैक्ट पर। एक तो जो ये आरोप लगते रहते हैं उस तथ्य के आधार पर, और दूसरा कि ये जो ग्रांट ले रहे हैं पर दरअसल वहां बच्चे नहीं है, मतलब पैसों की धांधली के संदर्भ में। धवले साहब जी जी चलिए जी, देखेंगे 2024 में भी एक ऐसा विषय समक्ष आया था कि मदरसों में इस प्रकार से अधिक एडमिशन दिखा के ग्रांट ली जा रही है, कई मदरसे चल भी नहीं रहे तो भी ग्रांट ली जा रही है। तब तत्काल उन सभी पे कार्रवाई हुई थी। मध्य प्रदेश में लगभग 2500 के आसपास मदरसे हैं। उस समय भी 550 के आसपास मदरसों का जब सारा का सारा भौतिक सत्यापन करने के बाद उपरांत उनके ग्रांट का डिसबर्समेंट किया था। लेकिन समय समय पर इन मदरसों में किन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, क्या इसमें कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, कट्टरपंथी बनाने के लिए छात्रों का एनरोल किया जा रहा है, इन सारे विषयों को लेकर भी सरकार हमेशा से सजग रहती है। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील है इस विषयों को लेकर, क्योंकि किसी भी धर्म को आप किसी अन्य धर्मावलंबी पे नहीं थोप सकते। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्रवाई करके रहेंगे। ठीक। मोहम्मद आसिफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं आप। मोहम्मद आसिफ साहब, अगर आवाज मेरी साफ आप तक पहुंच रही हो तो सवाल मेरा यही कि जो जिस तरह से ह्यूमन राइट कमीशन के पास ये मामला पहुंचा है मुरैना के आसपास के जो मदरसे हैं उनको लेकर, आपका रिएक्शन? देखिए, सरकार का काम ये रह गया है, मध्य प्रदेश सरकार का, कम से कम एक अरसे से 20 साल से ऊपर आपको सरकार में हो गए, फिर भी ये सब चल रहा है। तो सरकार का फेलियर, ये कुछ वक्त के लिए आता है, फिर ये आपकी खबरें खत्म हो जाएंगी, फिर कुछ नया शुरू हो जाएगा। आज देश के अंदर हालात क्या है आपको मालूम है? देश के हालात के मुद्दों से हटाकर ये कमीशन में रिपोर्ट भेजे, कहीं भेजते रहे, इनका काम ये हकीकत की रिपोर्ट दिखाइए ना। आज देश के अंदर क्या हालात है बेरोजगारी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहस नहीं करेंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। जिस तरीके से आज 84 करोड़ लोग राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी नाकामी है। और देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे, मैदान छोड़ के भागेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हें जो शूट करता है राजनीतिक तौर पर, उसकी बात करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हालात हो गए, किस तरीके से आपने देखा, वोट चोरी की अक्सर पकड़ी जा रही है, उससे निकल के भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब देने को राजी नहीं है। तो आज हो क्या रहा है देश के अंदर? ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं जिस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी बचे, जिससे भारतीय जनता पार्टी सेफ तौर पर खेल सके। वरना भारतीय जनता पार्टी को आगे बताना चाहिए ना। बिल्कुल 20 साल से मुंगफली चल रहे थे बैठ के क्या। चलिए, दो लोग और भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास उनका भी एक रिएक्शन लेंगे। पहले अवधेशपुरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। धर्मांतरण की बात सामने आई है, ह्यूमन राइट कमीशन के पास इसकी कंप्लेंट तक पहुंची हुई है, आपका रिएक्शन? जी पुरी साहब। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण का ये पहला मामला नहीं है। आए दिन नए नए मामले आते हैं। जितनी चीजें सामने आ रही हैं उन सबसे ये निश्चित जाहिर होता है कि किसी न किसी रूप में षड्यंत्र पूर्वक सनातन को मिटाने की साजिशें की जा रही हैं, हिंदू धर्म को मिटाने की साजिशें की जा रही हैं। हमारे बच्चों को बरगला करके, अब बताइए, मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। कोई भी हिंदू बच्चा मदरसे में क्या करने जाएगा और क्यों जाएगा वो? क्या हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर है? क्या हमारे ग्रंथ, हमारे गुरु, आपको किसका फेल्यूर लगता है पुरी साहब? ये किसका फेल्यूर है? नहीं, ये षड्यंत्र है। फेल्यूर हम इसको क्या कहेंगे? ये तो सरेआम षड्यंत्र है। बच्चों को न जाने किस किस प्रकार के प्रलोभन दे करके वो मदरसे में ले गए होंगे और उनको अपने ढंग से उनको मिसगाइड कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए, बच्चों को वहां से मुक्त कराया जाए, सबसे बड़ी बात यह है। और उन पर ऐसा दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? हिंदू सनातनी बच्चों को आप कैसे मदरसे में पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल धवले साहब, इसका जवाब भी लिया जाएगा कि आखिर बच्चे वहां जा क्यों रहे हैं, वहां तक पहुंच क्यों रहे हैं, क्या वजह है, क्या बेसिक कमी है। लेकिन उससे पहले शेख जहीरुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी आना चाहूंगा। जहीरुद्दीन साहब, आपका एक रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा। जी जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए प्लीज। मदरसों में अगर अन्य धर्म के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं। और मदरसों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मदरसा बोर्ड बनाया है और मदरसों में आधुनिक शिक्षा का दी जा रही है। अगर ये
इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग और मानव अधिकार आयोग की तरफ से सरकार को पत्र लिखे जा रहे हैं, तो मानव अधिकार आयोग को सबसे पहले सरकार को पत्र लिखना था कि आपने जिन मदरसों को रजिस्टर्ड किया है और जिन मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही है उसमें 7 साल से अभी तक के ग्रांट नाम की चीज नहीं दी गई, अनुदान के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया। अगर हम ये मान लेते हैं कि हिंदू बच्चे मदरसों में शिक्षा हासिल करने जा रहे हैं, तो अभी तक के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे स्थिति क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश के अंदर इस शिक्षा की क्या स्थिति है। दूसरी बात, अगर कोई भी धर्म का बच्चा या कोई धर्म का पुरुष किसी अन्य धर्म का ज्ञान लेता है तो हम उसको कतई ये नाम नहीं दे सकते कि वो धर्मांतरण का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आलिम है अब्दुल्ला चतुर्वेदी, वो चारों वेद को जानते हैं और हमारे आलिम हैं। तो क्या अगर उन्होंने चारों वेद का ज्ञान ले लिया है तो क्या वो हिंदू हो गए? बिल्कुल नहीं, ये हमारी बड़ी संकुचित मानसिकता है। जी, जी, मदरसों में ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है। और जब बच्चों को धार्मिक शिक्षा, अन्य धर्म की भी शिक्षा मिलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक स्पेशल एक कारोबार बन गया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ और वोट हासिल करो। बिल्कुल। धरातल अजय धवले साहब जवाब, अब जवाब ले लेते हैं। अजय धवले साहब जवाब प्लीज। देखिए ललित जी, पहली बात तो है कि जो हमारे काबिल साथी कह रहे थे कि मदरसों में किसी अन्य धर्म के लोगों को आने पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अन्य धर्मों की भी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारे देश का संविधान कहता है कि आप किसी धर्म विशेष को उसके कार्य करने से नहीं रोक सकते, लेकिन किसी को अन्य धर्म पे भी नहीं थोप सकते। रहा विषय मध्य प्रदेश सरकार का कि मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में विषय आया, स्थानीय कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सभी उसका इंस्पेक्शन करेंगे। और ये पहली बार नहीं है कि मदरसों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। जब जब शिकायतें आती हैं, इस प्रकार का इंस्पेक्शन, एक थरो इंस्पेक्शन होता है, कार्रवाई की जाती है। इसके पूर्व भी कई मदरसों का ग्रांट सरकार ने इसलिए रोक दिया था कि वहां पे फर्जी नामांकन प्राप्त किए गए थे, अनियमितताएं बरती जा रही थी, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन के नाम पे वहां पे किस प्रकार से कट्टरता सिखाई जा रही थी। इन सारी विषयों को लेकर कार्रवाई इसके पूर्व भी हुई है। वर्तमान विषय में यदि भय या प्रलोभन दिखाकर इस प्रकार के एनरोलमेंट किया जा रहा है, इस प्रकार से एडमिशन के माध्यम से यदि धर्म की शिक्षा इम्पार्ट करने का काम कोई कर रहा है और पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष की शिक्षा इम्पार्ट करने का काम कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में कानून का राज। नहीं, वही तो बात है ना। दरअसल जो मदरसा बोर्ड की साइट है या मदरसा बोर्ड की जो जानकारियां हैं, वो तो ये कह रही हैं कि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है। फिर ये गलत जानकारियां कैसे चली जाती हैं आयोग के पास, या शिकायत? ये तो शिकायत है दरअसल। जी धवले साहब। तो जी ललित जी, किसी भी संवेदनशील सरकार का काम होता है, यदि शिकायत प्राप्त हुई तो शिकायत की जांच होगी, जांच के उपरांत जो आवश्यक कार्रवाई हो कार्रवाई होगी। लेकिन मूल रूप से यदि इस प्रकार का भय या प्रलोभन के माध्यम से इस प्रकार के एडमिशन हो रहे, तो मध्य प्रदेश में संवेदनशील सरकार है, वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगी। इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए कि कोई भी किसी धर्म विशेष को जबरदस्ती धर्मांतरण की कोशिश नहीं कर सकता। मूल रूप से यह विषय है, मूल रूप से यह विषय। और मुझे लगता है मुस्लिम धर्मावलंबी को या जो स्कॉलर्स यहाँ बैठे उनको भी इस बात का आके समर्थन करना चाहिए कि हम हमारा धर्म किसी के ऊपर नहीं थोपेंगे। क्या कभी आपने हिंदू को, सनातनी को, बौद्ध को अपना धर्म किसी के ऊपर थोपते हुए देखा है? किसी और धर्म की शिक्षा के लिए इस प्रकार से भैया प्रलोभन की राजनीति करते देखा? बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। तो मूल रूप से यह विषय है, इन लोगों को सामने आके इस बात को स्वीकार करना चाहिए। यदि हो रहा है तो हम भी समर्थन करेंगे सरकार की कार्रवाई का, लेकिन आप निश्चित रूप से आश्वस्त रहिए, यदि इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। ठीक, मोहम्मद आसिफ साहब जी। हाँ, मोहम्मद आसिफ साहब, आपका कमेंट। देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था और धर्म गुरु को सुन रहा था, वो सनातन की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान में सनातन कभी कमजोर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद जरूर कमजोर हुए, जैसे महाराज बैठे उनके हिसाब से, क्योंकि महाराज जी एक बार नहीं बोल पाए कि सरकार का फेलियर है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें बोलते में डर लग रहा है, क्योंकि जब मुगलों का शासन रहा तब भी सनातन कहीं कमजोर नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार नहीं, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं
जब से हिंदुत्व की राजनीति की बात आजकल राजनीति चल रही है, उसके बाद हमारा सनातन धर्म इन्हें कमजोर लगने लगा है। किसी हिंदुस्तान के नहीं नागरिक आसिफ को साहब, सनातन को मानने जो वाला डेमोग्राफी कोई चेंज कमजोरी की है। बातें कही जा रही हैं, चाहे केरल के रेफरेंस में कही जाती हैं, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कही जाती हैं डेमोग्राफी चेंज की, तो उससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे ना आसिफ साहब? क्या इससे आप इत्तेफाक रखेंगे? जब आदमी शादी नहीं करेगा तो बच्चे किसके पैदा होंगे? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? शादी करके ही बच्चे पैदा होते हैं ना। जो आरएसएस की शाखाओं में 3 करोड़ लोग जाते हैं, वो शादियां नहीं करेंगे तो बच्चे डेमोग्राफी अपना बदलेगी। अगर वो शादी कर रहे होते तो उनके बच्चे होते। तो ठीक। आप इसको लाके दूसरी तरह थोप देना, अपनी नाकामी को शादियां खुद ना करें, बच्चे दूसरे के नहीं हो रहे, तादाद आपकी कम करें खुद लोग, आप शादियां करें, ललित जी, जो मुझे बच्चे उत्तर होते देने हैं। देंगे। ये सब ठीक। चेंज नहीं होता। ललित जी। नहीं, दूसरी बात नहीं, मेरी सुनिए, मेरी ललित जी, हाँ बोलिए आसिफ साहब, फिर मैं धवले साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं धवले हाँ साहब। पूछेगा। अभी मैं सुन रहा था कि हमने इसलिए फंड रोक दिया। आप फंड तो रोकते, घोटाले की जांच मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले हुए मालूम है। और रही दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश से कर्नल सोफिया के बारे में क्या कर रहे थे? क्या कार्रवाई की उसके ऊपर? अपने विधायक के ऊपर अपने कोई कार्रवाई की? नहीं की। अब जवाब लेंगे, अब जवाब लेंगे। अजय धवले साहब प्लीज। पाकिस्तान की बेटी क्या आगे आता? देखिए ललित जी, पहली बात तो कांग्रेस की दूषित मानसिकता का परिचय अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने दिया। पहले बात तो जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के ऊपर जिस प्रकार का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, कांग्रेस को ये वापस लेने की आवश्यकता है। देखिए, देश की सेवा के लिए एक संगठन सतत रूप से कार्य कर रहा है, उसके प्रचारकों ने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। यदि उस प्रकार से आप राजनीति में उनको लाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। दूसरा विषय, डेमोग्राफी चेंज का ललित जी का जो प्रश्न था, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी उसको सुन ले कि देश में जिस प्रकार से फंडिंग की जा रही है बाहर के लोगों को बचाने के लिए, आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध किया। बिहार में तो आपके कांग्रेस के नेता विरोध में कर रहे थे, और कहां से पकड़ा जा रहा है? वेस्ट बंगाल से पकड़ा जा रहा है, केरल से पकड़ा जा रहा है, बिहार से पकड़ा जा रहा है। ये इस प्रकार से देश को, यदि आप देश को बांटने का प्रयास करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस आज विपक्ष में इसीलिए बैठी है, हमेशा से धर्म की राजनीति, हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति, किसी एक धर्म विशेष के गट्ठा वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए आपने अपने देश को भी बेच खाया है। तो आज कांग्रेस की इस दूषित मानसिकता से देश नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे लगता है कांग्रेस को इसीलिए देश की जनता ने बार बार विपक्ष में बिठाने का काम किया है कि आपने सदैव हिंदू मुस्लिम के नाम पे लाया। देश आज उससे आगे बढ़ चुका है। क्विक रिएक्शन आसिफ साहब, फिर दोनों जो धर्म के जानकार उनके पास जाएंगे। आसिफ साहब प्लीज। सबसे ज्यादा कर्ज लेके हुकूमत लूटने वाली आज की हुकूमत है, तो धर्म का तो चश्मा पहनाती है। कितना ज्यादा कर्ज हिंदुस्तानी के ऊपर लाके लाद दिया है ये मौजूदा हुकूमत है। ये पैसा जा कहाँ रहा है बताइए देश को? ये लूट के पैसा लेके जा कहाँ रहा है? आप कितने कंट्रीब्यूट करते हैं? बताइए देश को। और दूसरा अभी आप कह रहे थे धर्म की आपकी राजनीति, कर्नाटक में सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिंदुस्तान 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है कांग्रेस की सरकार के ऊपर। जो पार्टी 6.5 लाख करोड़ का कर्जा सबको लेके साथ चलती है। 3,94,000 करोड़ कर्जा तेलंगाना के ऊपर है, 3 लाख करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर है। और सबसे ज्यादा गुजरात आपकी सरकारें हैं। आपको नहीं बताइए ना, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक की सरकार, राज्य सरकारों के ऊपर क्या कर्जा नहीं है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? कांग्रेस नहीं ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने कर लिया क्यों लिया? बताइए देश को। ललित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से पूछ लीजिए कि हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। ठीक, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए, जानकार भी बैठे हुए, प्लीज प्लीज प्लीज। अवधेशपुरी साहब, आप ये तमाम चीजें सुन रहे हैं। एक सेकंड सर, आप ही बता दीजिए, मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया 70 साल में, नहीं लिया? भाई नाम में जवाब दीजिए। कितने कर्जा लिया मौजूदा हुकूमत ने? देश में 70 साल से पड़े पेंडिंग प्रोजेक्ट पूरे करा। असम का भोगी पुल उद्घाटन आपकी सरकार ने भूमि पूजन किया था, बनाया हमने। अटल सेतु हमारी सरकार ने निर्माण करवाया। इस तरीके से बिजली, सड़क, पानी के क्या हालात थे वो देखा है। इलेक्शन कमीशन से ये 100 नंबर कौन से हैं? चलिए, अब हम चलेंगे। अवधेशपुरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तमाम चीजें आप सुन रहे हैं, तो ऐसे तो समस्या हल हो नहीं पाएगी। जी पुरी साहब। नहीं, समस्या हल कैसे होगी जब इनकी दृष्टि में इतना दोष है, इनकी सोच इतनी घटिया है। देश प्रगति पर जा रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। देश का विकास हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। देश का पूरी दुनिया में आज झंडा बुलंद हो रहा है, इनके मिर्ची लग रही हैं। ये कोई तरीका, जिस भाषा में बात कर रहे हैं ऐसे थोड़ी बात करनी चाहिए। अरे जो कमी मिली है, अगर हमारे हिंदू बच्चों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो गलत है, इनको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। और जो लोग कर रहे हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है? सरकार के पीछे पड़ गई। चलिए, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। दरअसल हालांकि मुझे जहीरुद्दीन साहब के पास जाना था, लेकिन अभी हमें रुकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
कई पॉइंट्स छूट गए और